हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है जेराल्ड मैनले हॉपकिंस की द विंड हूअर। ये 14 लाइंस की एक सोनेट है जिसे कि पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया है। पेट्रार्कन सोनेट में फर्स्ट स्टैंजा 8 लाइंस का होता है और लास्ट में एक सेस्टेट होता है 6 लाइंस का। लेकिन इस पोएम की खास बात यह है कि इसमें हॉपकिंस ने सेस्टेट को तीन तीन लाइंस के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा ये पोयम इसकी बहुत ही डिफिकल्ट वर्डिंग्स की वजह से जानी जाती है। भले ही ये एक छोटी सी पोयम है, लेकिन इसे बहुत ही मुश्किल माना जाता है। ये वाकई में मुश्किल है। इस पोयम को मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इस पोयम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इस पोयम की समरी से। दिस मॉर्निंग आई वॉज लकी एनफ टू सी अ फ्लाइंग फैल्कन। यानी आज की सुबह मैं इतना लकी था, इतना भाग्यशाली था कि मुझे क्या देखने को मिला? एक फ्लाइंग फैल्कन। फैल्कन एक बाज जैसा पक्षी है, बाज की एक प्रजाति है। ये एक शिकारी पक्षी है। तो इसे ये देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की सुबह मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे एक फ्लाइंग फैल्कन देखने को मिला। विच सीम टू मी टू बी द मॉर्निंग्स फेवरेट क्रीचर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फैल्कन जो है, ये मॉर्निंग का, सुबह के समय का फेवरेट क्रीचर है। अ प्रिंस ऑफ डे लाइट विद स्पेकल्ड फेदर। स्पेकल्ड का मतलब होता है धब्बेदार। तो ये फैल्कन को कह रहे हैं प्रिंस। कब का? डे लाइट का, यानी सुबह के समय का, दिन के समय का। ये प्रिंस है फैल्कन, जिसके की धब्बेदार पंख हैं। ही वॉज राइडिंग द रोलिंग एयर करंट वे अप हाई। और ये फैल्कन कर क्या रहा था? जो एयर करंट है, जो बहती हुई तेज हवा है, उस पर वो राइड कर रहा था। ही seemed full of pure joy as he controlled the wind like a horse rider does a horse। और उस फैल्कन को देख के उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत ही खुश है। और क्यों खुश है? क्योंकि वो हवा को उसी तरह से कंट्रोल कर रहा है जैसे कि एक हॉर्स राइडर हॉर्स को कंट्रोल करता है। आफ्टर होवरिंग ऑलमोस्ट मोशनलेस। हॉवर का मतलब होता है मडराना, एक ही जगह पर उड़ते रहना। देखिए, फैल्कन की ये खासियत है कि वो हवा में बिना अपनी जगह बदले एक ही जगह पर स्थिर रहकर काफी देर तक उड़ता रहता है। इस तरह से वो अपने शिकार को देखता है जमीन में नीचे की ओर। तो यही कह रहे हैं कि आफ्टर हॉवरिंग ऑलमोस्ट मोशनलेस, कि कुछ देर तक वो एक ही जगह पर बिल्कुल मोशनलेस, बिना अपनी जगह से हटे हुए मंडरा रहा था। द बर्ड सडनली डोव इन अ स्मूथ आर्क। फिर वो बर्ड क्या किया? अचानक ही, सडनली, उसने एक डाइव लगाया एक स्मूथ आर्क में। किस तरह का डाइव था वो? लाइक दैट अ स्केटर्स हील क्लीनिंग स्वीपिंग अक्रॉस द आइस। जैसे कि जो आइस स्केटर होते हैं, उनका जो स्केटर का जो हील होता है वो बर्फ पर बिल्कुल फिसलते हुए जाता है। उसी तरह से ये फैल्कन भी एक स्मूथ आर्क में डाइव लगाता है कुछ देर तक एक ही जगह पर मोशनलेस उड़ने के बाद। The way the bird dove and glided revealed its authority over the strong wind। और जिस तरह से उसने ये डाइव लगाया था, वो किस बात को रिवील करता है, किस बात को प्रकट करता है? उसकी अथॉरिटी को, ओवर द स्ट्रॉन्ग विंड। जिस तरह से उसका नियंत्रण है इस हवा पर, इस तेज हवा पर, उसकी अथॉरिटी को ये डाइव रिवील करता है। वॉचिंग द बर्ड मूव्ड मी प्रोफाउंडली। और इस तरह से बर्ड को देखना, यानी इस फैल्कन को देखना, मुझे बहुत ही प्रभावित कर गया। द बर्ड स्लाइड एविडेंस ऑफ इट्स शीर मास्टरी एंड अचीवमेंट। और ये जो बर्ड की, यानी कि फैल्कन की उड़ान है, वो एविडेंस है, यानी सबूत है किस चीज का? इसकी शीर मास्टरी और अचीवमेंट्स का। ऑल दीज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स मीट टुगेदर इन दिस बर्ड। और ये सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट एक साथ इस बर्ड में देखे जा सकते हैं, इस फैल्कन में देखे जा सकते हैं। और क्या है ये एट्रीब्यूट? ब्यूटी, ऑनर, एक्शन, एयर एंड फेदर्स, ऑल इन वन। ये सारी चीजें एक ही जगह पर देखी जा सकती हैं। बट योर फायर क्राइस्ट। देखिए, यहां से बिल्कुल बात बदल गई है। अभी तक ये फैल्कन की बहुत तारीफ कर रहे थे, और एक तरह से फैल्कन की तारीफ नहीं थी, ये नेचर की तारीफ थी, ये प्रकृति की तारीफ थी। फैल्कन उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन इसके बाद यहां से बिल्कुल मामला बदल गया है। ये क्या कह रहे हैं? बट योर फादर, योर फायर क्राइस्ट
बर्न्स इवन मोर ब्राइटली, पावरफुली एंड ब्यूटीफुली। क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट, अब ये यहाँ पर ईश्वर से कह रहे हैं कि लेकिन जो आपकी फायर है, आपकी जो आग है, वो जलती है किस तरह से? मोर ब्राइटली, पावरफुली एंड ब्यूटीफुली। वो इस फाल्कन से कहीं ज्यादा ब्राइटली यानी चमकदार, पावरफुल, ताकतवर और खूबसूरती के साथ जलती है। ओ क्राइस्ट माई नाइट इन शाइनिंग आर्मर। देखिए यहाँ पर एक क्राइस्ट को कह रहे हैं माई नाइट इन शाइनिंग आर्मर। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि जो जैसे नेट वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उनमें इस तरह की चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि किस पोयम में या किस राइटर ने क्राइस्ट को जो है कहा है माई नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइस्ट को कह रहे हैं माई नाइट इन शाइनिंग आर्मर, और उनसे कह रहे हैं कि आपकी जो फायर है वो ज्यादा ब्राइटली जलती है। द वर्ड वॉज नथिंग स्पेशल वेन यू रियली थिंक अबाउट इट। तो यानी कि अगर आप फैल्कन के बारे में सोचें, गंभीरता से सोचें, तो इसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। इवन हार्ड एंड बोरिंग वर्क लाइक प्लाउइंग अ फील्ड मेक्स द अपटर्न सॉइल ग्लिटर एंड शाइन ब्यूटीफुली। ग्लिटर का मतलब होता है चमकदार। तो ये क्या कह रहे हैं कि और यहाँ तक कि इस बर्ड के बारे में सोचने में कुछ भी खास बात नहीं है अगर हम गंभीरता से इसके बारे में सोचें, क्योंकि हार्ड और बोरिंग वर्क यानी बहुत ही मुश्किल और बोरिंग किस्म का जो काम होता है। प्लाउइंग, प्लाउइंग मतलब होता है जमीन को जो किसान लोग जोतते हैं, तो जो हल चलाने का बोरिंग काम भी है जमीन पर, वो भी क्या करता है, वो जमीन को इस तरह से अपटर्न कर देता है, मिट्टी को इस तरह से उलट पलट से देता है कि वो सॉइल जो है ग्लिटर करने लगती है, चमकने लगती है और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। एंड हॉट कोल्स, कोल्स मतलब कोयला, और जो गर्म कोयला होता है, फॉलन फ्रॉम अ फायर माई लॉर्ड, अगर वो आग से छटक कर बाहर गिर जाता है तो क्या होता है? ब्रेक अपॉन टू रिवील देयर ब्यूटी रेड एंड गोल्डन कलर्स। तो कोयला तो काले रंग का होता है, अगर वो आग में जलता रहता है तो उसके ऊपर राख सी जम जाती है, लेकिन अगर वो आग से अलग होकर गिर जाता है तो वो फूट जाता है, और उसके भीतर की खूबसूरती जो कि अंदर उसके आग जल रही होती है, उसका रेड और गोल्डन कलर दिखाई देने लगता है। तो एक ऐसी चीज जिसको बिल्कुल खूबसूरत नहीं माना जाता, कोयला, वो भी कितना खूबसूरत है अंदर से। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नेचर में जो कुछ भी है वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसे बनाया किसने है? उसे बनाया गॉड ने है। तो यहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्ट वे में गॉड की प्रशंसा की जा रही है। तो अब हम इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं, तब आपको ये पोएम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए चलिए। द विंड ओवर इज अ सेलिब्रेशन, यानी कि ये पोएम जो है वो एक सेलिब्रेशन है। इवन परहैप्स अ काइंड ऑफ जॉयस प्रेयर, और शायद ये एक तरीके की खुशनुमा सी प्रेयर है। द मार्वल्स एट द वंडर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड इट टर्न एट द मेजेस्टी ऑफ गॉड्स क्रिएशन। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके मार्वल्स को, उसके वंडर्स को जो है देखा जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है, और इंटर्न क्या हो रहा है, एक तरह से एट द मेजेस्टी ऑफ गॉड्स क्रिएशन, क्योंकि ये जो नेचर है वो गॉड का क्रिएशन है। तो जब हम इस जो है नेचुरल वर्ल्ड की तारीफ कर रहे हैं तो गॉड के क्रिएशन की मेजेस्टी को भी, उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। द पोएम स्ट्राइव्स टू शो दैट दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये पोएम जो है वो क्या कर रही है, ये इस दुनिया के दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही है, उन्हें एक्सप्लेन कर रही है। क्या है ये एस्पेक्ट? नेचर एंड गॉड आर नॉट रियली सेपरेट, और इनका कहना क्या है कि जो नेचर है यानी प्रकृति है और गॉड है वो वास्तव में अलग अलग नहीं है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज बोथ एविडेंस ऑफ एंड अ वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग गॉड्स सबलाइम डिवाइनिटी, और ये जो नेचर की खूबसूरती है वो एक तरीका है अनुभव करने का ईश्वर की सबलाइम डिवाइनिटी को। सबलाइम मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बारीक। तो उनकी जो डिवाइनिटी है ईश्वर की, उसको जो है हम महसूस कर सकते हैं किस तरह से? इस नेचर की खूबसूरती को देखकर। द पोएम यूजेस वन स्मॉल पार्ट ऑफ नेचर, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि ये पोएम नेचर के एक बहुत ही छोटे हिस्से का इस्तेमाल करती है, और क्या है वो हिस्सा? ए फैल्कन टू एक्सप्लोर दिस रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन, गॉड और नेचर के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर करने के लिए फैल्कन का इस्तेमाल इस पोएम में किया गया है। विद the achieve of the mastery of bird representing one small but undeniable proof of God's power.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बर्ड की जो मास्टरी है उसने का जो अचीवमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वो एक स्मॉल लेकिन अनडिनाइबल प्रूफ है ईश्वर की ताकत का, ईश्वर की शक्तियों का। अब इस पोएम की फॉर्म और मीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले फॉर्म देखते हैं। द विंडोवर इज पेट्रार्कन सोनेट, यानी कि ये पोएम, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये पोएम एक पेट्रार्कन सोनेट है। इट्स 14 लाइन्स कैन दस बी डिवाइडेड इनटू टू मेन सेक्शंस, और इस तरह से इसकी जो 14 लाइन्स हैं वो दो मेन सेक्शन में डिवाइड की जा सकती हैं। कौन कौन से सेक्शन है वो? द ऑक्टेट एंड द सेस्टेट, यानी पहले 8 लाइनें और बाद की 6 लाइन्स। हॉपकिंस ऑल्सो डिवाइड्स द सेस्टेट इंटू 2 इक्वल हाफ्स, और हॉपकिंस ने जो लास्ट का जो सेस्टेट है उसे भी 2 इक्वल हाफ्स में, यानी कि 3-3 लाइन्स के 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब इस पोएम का मीटर देख लेते हैं। Hopkins' poetry is known for its emphasis on essential meter and its high degree of flexibility when it comes to unstressed syllables। यानी हॉपकिंस की पोइट्री जो है वो जानी जाती है इसके एसेंचुअल मीटर के लिए और इसकी हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, जब जो है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बारे में बात हो तो। हॉपकिंस कॉल्ड दिस स्प्रंग रिदम, और ये जो एक तरीका है इसको हॉपकिंस क्या कहते थे? उन्होंने इसे कहा था स्प्रंग रिदम, which in essence means that the lines generally have a mostly regular amount of stressed syllables, जिसका वास्तव में ये मतलब है कि इस पोएम्स की जो लाइंस होती हैं वो जनरली, यानी कि ज़्यादातर जो है रेगुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस सेलेबल्स उसमें होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। बट अ वैरिड नंबर ऑफ अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स, बल्कि उसमें वैरिड नंबर ऑफ अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स भी होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने अब तक चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम यही है कि मुझे अगला वीडियो बनाना किस टॉपिक पर है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।